देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। सीधा मुकाबला आप देख रहे हैं उस स्पॉट से जहां एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें 12 लोगों की जान चली गई, 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। जी हां, इस वक्त मैं लाल किले के पास मौजूद हूं जहां पर यह ब्लास्ट किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी विदेश यात्रा को पूरा करने के बाद सीधा एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, जहां घायलों को भर्ती किया गया है। घायलों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और अस्पताल से निकलने के बाद जो एक संदेश पीएम ने दिया है, वो संदेश साफ है कि इन गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। जिन्होंने मासूमों की जान ली है या देश को दहलाने का काम किया है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। पीएम ने साफ कर दिया है कि जो धमाके के पीछे है उसका हिसाब होगा, कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली ब्लास्ट के गुनहगारों को 24 घंटे में पीएम ने दूसरी बार चेतावनी दी है और ये साफ कर दिया है कि भारत का रुख क्या होने जा रहा है, भारत का स्टैंड क्या होने जा रहा है, भारत इस घटना के बाद अब क्या करने जा रहा है और कैसे वो आतंकी जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, वो बड़े बड़े आतंकी जिनकी कमर तोड़ने का काम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने कर दिया था, वो आतंकी अब कैसे डर रहे हैं। ये भारत के स्टैंड से बड़ा साफ हो जा रहा है। पीएम आज सीधा एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, घायलों से मुलाकात की, डॉक्टर से बातचीत की, ये समझने की कोशिश की कि जो घायल हैं उनका इलाज किस तरीके से किया जा रहा है। डॉक्टर से बातचीत की गई और उसके बाद जो गुनहगार हैं उनको कैसे सबक भारत सिखाएगा, ये भी पीएम ने एक बार फिर से साफ कर दिया है। इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान सीधा लाल किले से ही हैं, जिनसे हम समझेंगे कि भारत का अगला स्टैंड क्या होने जा रहा है। और जब पीएम ये कहते हैं 24 घंटे में दूसरी बार के एक गुनहगार को सजा दी जाएगी, तो इसका सीधा मतलब क्या है। हमारे साथ है एनके सूद सर, जो कि फॉर्मर रॉ ऑफिसर हैं। हमारे साथ है कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर एयर कॉमोडोर एएस बहल सर हमारे साथ हैं और मेजर जनरल संजय सोई जी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पीएम का ये कहना 24 घंटे में दूसरी बार कि जो भी इस धमाके के पीछे है उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसका हिसाब होगा, क्या मतलब है बहल सर, इसका आगे क्या होने जा रहा है? देखिए, ये होते हैं प्रधानमंत्री जो भूटान से लैंड करते हैं तो सीधा कहा जाते हैं जहां लोग घायल हैं, और उधर जो दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो अटैक होता है उनके कोर्ट के अंदर, तो सबसे पहले भारत को ब्लेम कर रहे हैं। इन्होंने क्या नाम लिया पाकिस्तान का? इन्होंने नहीं लिया। पर इन्होंने क्या बोला? इन्होंने ये बोला है कि हम किसी भी दोषी को छोड़ेंगे नहीं, और जो षड्यंत्र रच रहे हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे। तो उनका मैसेज बहुत ही क्लियर है और बहुत जल्दी होगा। देखो, आते ही उन्होंने ब्रीफिंग ली पुलिस कमिश्नर से, उसी हॉस्पिटल में जब वो घायलों को मिलने के बाद, उसके बाद अब कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी की भी मीटिंग होनी है जब वो एनएसए को मिलेंगे, और उसके अंदर वो पूरा स्टेटस का अपडेट लेंगे और साथ साथ में ये निर्णय लेंगे कि हमारे आगे के स्टेप क्या होने चाहिए और इसके पीछे असली में किसका हाथ है। और जो अंदर के इनपुट्स हैं अभी जो हमें नहीं मालूम, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज और एनआईए को मालूम है और एनएसए को मालूम है, उनके बारे में उनको जानकारी दी जाएगी। लेकिन एक बात तो जरूर है कि हमारा ऑप सिंदूर चल रहा है, बंद नहीं हुआ है। और क्या इसको हम एक्ट ऑफ टेरर कहेंगे कि नहीं कहेंगे, इसके ऊपर अब चर्चा हो रही होगी। और क्यों कह रहा हूं मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि ये जो अटैक हुआ था, क्या ये अनइंटेंशनल था कि ये इंटेंशनल था? अगर अनइंटेंशनल था तो इसकी एक अलग व्याख्या हो जाती है, अगर ये इंटेंशनल था तो उसकी अलग है इंटरप्रिटेशन। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर जैश-ए मोहम्मद के इसमें लिंक्स मिलते हैं, जैसे कि अब हम सभी लोग कह रहे हैं कि इसमें डायरेक्ट लिंक्स हैं, चाहे वो पोस्टर्स के द्वारा थे, आदिल के द्वारा थे या डॉक्टर मुजामिल के द्वारा थे, तो अगर वो लिंक्स मिलते हैं और अगर वो सीरियल ब्लास्ट की प्लानिंग कर रहे थे तो उसका कॉनोटेशन एक और है, और उसका कॉनोटेशन के अंदर पाकिस्तान को लिंक जरूर आ जाता है, उनकी आईएसआई का लिंक जरूर आ जाता है। तो क्या हम उसको एक्ट ऑफ वॉर कहेंगे? और अगर एक्ट ऑफ वॉर होगा तो सिंदूर 2.0 होगा, और इस बार वो होगा जो पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता। अब देखिए, पाकिस्तान में तो बौखलाहट है ही, लेकिन अभी जो भारत में हो रहा है वो ये हो रहा है कि लगातार बैठकों का दौर जो है वो जारी है। अब शैलेंद्र सर, जब हम कह रहे हैं कैबिनेट की बैठक हो रही है, पीएम सीधा जब विदेश दौरे से आए तो एलएनजेपी अस्पताल गए, वहां घायलों से मुलाकात की और कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। क्या होगा आगे? क्या कोई बड़ा फैसला भारत लेने जा रहा है? मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा और बड़ा फैसला हो सकता है कि एक प्राइम मिनिस्टर ओपनली कह रहा है कि इनको बख्शा नहीं जाएगा। अगर आप कहते हैं कि बख्शा नहीं जाएगा, किसको नहीं बख्शा जाएगा? बख्शा नहीं जाएगा जो टेररिस्ट इसमें इन्वॉल्व है। और ये टेरर एक्ट है या नहीं है, ये मुझे नहीं प्रूव करना, अब ये पाकिस्तान ने प्रूव करना है, ये जैश ने प्रूव करना है।
बचाओ अपने आप को, भागो, कहाँ तक भागोगे, हम आपके पीछे आएंगे। क्योंकि इस बार डिसीजन ये है कि बख्शा नहीं जाएगा। आप 2.0 सिंदूर करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन एज फार एज वी आर कंसर्न ये एक टेररिस्ट एक्ट है। ये मेरे चांदनी चौक में हुआ है। चांदनी चौक मेरी दिल्ली की जान है, मेरी दिल्ली मेरे देश की जान है। इसके ऊपर किसी भी तरह का अटैक, मैं इसको नॉर्मल अटैक मानने के लिए ही तैयार नहीं हूँ। इट इज़ अ फुल फ्लेजेड टेररिस्ट अटैक। बात अब सिर्फ ये है कि हम उन तारों तक कितनी तेज़ी से पहुँच पाएँ जो मेरे यहाँ पर भी एग्जिस्ट करते हैं। और जहाँ तक बात आती है कि क्या जैश इन्वॉल्व है या नहीं है, मुझे आप एक बात बताइए, मसूद की सिस्टर कौन है? वो टेररिस्ट विंग की लीडर है। ये डॉक्टर साहिबा जो हैं, ये क्या है? ये इंडिया की आउट फ्रेंचाइज खरीदी है इन्होंने कि मैं बना कर दूंगी टेररिस्ट। अब मुझे क्या, मसूद को बोलो डिसाइड करेगा, प्रूव करेगा कि नहीं जी मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। अब आप बोलिए जो टीआरएफ वाली बात है ना, टीआरएफ ने बोला था मैंने किया है, 2 दिन बाद क्या बोला? मैंने नहीं किया है। इस बार आप देखेंगे कि पाकिस्तान के पास वो बॉल है, इट इज़ इन देयर कोर्ट टू प्ले, कि नहीं यहाँ से कुछ नहीं हुआ है, और अगर हुआ है आप सौंपिए उस जैश को, आप अलाउ करिए चीज़ों को, अदरवाइज आप बहुत डीप ट्रबल में ऑलरेडी हैं। इस बार की जो ट्रबल है शायद आपसे हैंडल नहीं होगी, क्योंकि इस बार हमारे आर्मी चीफ ने भी बोला हुआ है कि देयर विल बी नो कंसिडरेशंस। अगर पॉलिटिकल डिसीजन हो गया, और मैं मानता हूं इस बात को, अगर कोई पॉलिटिकल डिसीजन दे सकता है तो सिर्फ एक ये सरकार दे सकती है, एक सिर्फ ये मोदी दे सकता है। कहीं तक भी, किसी भी हद तक ये मोदी जा सकता है, और ये बात पाकिस्तान को पता है। इसलिए जैसे ही ब्लास्ट यहाँ हुआ, मीटिंग वहाँ शुरू हुई। सीधी सीधी बात है, वो सारे चीफ वहाँ दौड़े दौड़े गए कि शाहबाज शरीफ अभी जो इस बार इंडिया मानेगा नहीं, इसलिए अभी चले जाओ चाचा ट्रंप के पास। कहीं कोई जो आप देख रहे हो, ट्रंप के भी आजकल थोड़े स्वर बदल रहे हैं, मूड बदल रहा है कि इंडिया मुझे लाइक करेगा क्योंकि हमारा होने वाला है। सो अगर आप बड़े मैच्योरिटी के साथ देखें तो इंडिया बड़ा रिस्पॉन्सिबली चल रहा है। हम अपने खुद के प्रूफ्स को अपने आप एग्जामिन कर रहे हैं। इस बार हमें किसी को कोई प्रूफ देने नहीं। लेट पाकिस्तान प्रूव कि दे आर नॉट इन्वॉल्व्ड। और जब 24 घंटे में दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री कहें, कल गृह मंत्रालय की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से भी ये कह दिया गया था कि एक एक गुनहगारों को ढूंढो, उन पर कयामत बरसनी चाहिए। ये बड़ा साफ कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ दिल्ली के दिल में हमला करने की कोशिश की गई है, 12 मासूम लोगों की जान चली गई है, और इसीलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि आगे भारत क्या कदम उठाता है। इस बीच एक और खबर आपको बता देते हैं, दिल्ली ब्लास्ट केस में लाल रंग की कार की तलाश इस वक्त की जा रही है। लगातार अपडेट ये मिल रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा नेक्सस है, ये जो डॉक्टर गैंग है, ये कहां से ऑपरेट हो रहा था, कितने लोग इनके साथ शामिल थे, जो व्हाइट कॉलर गैंग है ये कहां कहां इसके तार जुड़े हुए हैं, ये कहां कहां गए थे, कहां रेकी की थी, सब कुछ पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच खबर यह है कि लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार की फिलहाल तलाश चल रही है। आतंकियों के पास i20 के अलावा लाल रंग की एक इको स्पोर्ट कार भी थी। दिल्ली पुलिस की 5 टीमें लाल रंग की कार की तलाश में जुटी हुई हैं। यूपी, हरियाणा और पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। यूपी, हरियाणा में भी पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। ये साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि इस कार को जल्द से जल्द ढूंढना है, क्योंकि 2 गाड़ियां थी, एक i20 है जिसने यहाँ धमाका कर दिया, 12 लोगों की जान चली गई। एक इको स्पोर्ट लाल रंग की कार है जिससे तलाश की जा रही है, जिसके लिए तमाम जो अलर्ट हैं वो जारी कर दिए गए हैं। अब ऐसे केसेस में सूद सिर्फ क्या होता है, एक कार है जिसके बारे में हर जगह इंफॉर्मेशन दे दी गई है, लोगों को भी जागरूक रहने के लिए कहा गया है। इस कार का क्या कनेक्शन है, क्या हो सकता है? देखिए नेचुरली बात है, इस कार के अंदर भी कुछ मटेरियल होगा, इनका प्लान होगा। और देखिए ये जो ब्लास्ट किया इन्होंने, एक्चुअली जब एक आदमी पकड़ा गया आपके जम्मू के अंदर, श्रीनगर के अंदर, जो जैश ए मोहम्मद के वहाँ पे पोस्टर लगा रहा था, तो क्लू वहाँ पे मिला। जब लोग गलती करते हैं तभी हमको क्लू मिलते हैं। उसके बाद फरीदाबाद के अंदर पकड़ा गया, और वहाँ से जब पकड़े, इनके लोग पकड़ने जाने लगे तो इनपे थोड़ा सा दहशत हो गई। दहशत के अंदर ये आदमी जो एक डॉक्टर था यहाँ से, आदिल, ये यहाँ से कार लेके भाग गया, कुछ अपने साथ जो इनके पास जो एमिनेशन था साथ में, और ये वेट करता रहा दिल्ली के अंदर। और बहुत से लोग कहते हैं कि इसका बाई चांस ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट और मैं कहता हूँ कि जानबूझ के इसने ब्लास्ट किया है, क्योंकि 3 घंटे तक वेट करता रहा एक जगह पे। और उसके बाद जब इसको लगा कि यहाँ पे शाम को भीड़ हो चुकी है 7 बजे के आसपास, क्योंकि यहीं पे 7 बजे के आसपास लोग भीड़ हो जाती है, ऑफिस छूट जाते हैं और लोग दुकानें बंद करने लग जाते हैं, तो इसने ब्लास्ट कर दिया, क्योंकि उसको पता था ये भी पकड़ा जाएगा। लेकिन मेन बात ये है कि इसके पीछे कौन है। इसके देखिए पहले क्या होता था, जब रॉ की इन्फॉर्मेशन जाती थी तो रॉ कहता था इट इज़ लाइबली लड, लेकिन आजकल रॉ ये नहीं कहता, रॉ कहता है सीधी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि कौन इसके पीछे है। और इसके पीछे जो रॉ ने इन्फॉर्मेशन दी है वो है अजहर महमूद का नाम दिया है। इसकी जो बहन है
उसका उसका जो वुमेन लिंक का जो एक ग्रुप है वो आपके जो अजहर महमूद है उसने खोला था कुछ दिन पहले ही, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, क्योंकि इस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इसके 12 फैमिली के लोग मारे गए थे और उसका बदला लेने के लिए इसने एक ग्रुप रेज किया। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे हमारी एजेंसी ने काम किया, जिस तरीके से हमारी सिक्योरिटी एजेंसी सिस्टम पे एक्टिव है, तो सारा का सारा भांडा फोड़ दिया। और अगर देखिए क्या होता है कि यहाँ पे चूहे और बिल्ली का खेल चलता है। कई बार चूहा बच जाता है और एक चूहा यहाँ से निकल गया जिसने यहाँ पे ब्लास्ट कर दिया, लेकिन पूरा का पूरा नेटवर्क पकड़ा गया। और इस टाइम पे जो अजहर महमूद का हाल ये है कि अजहर महमूद को पाकिस्तान की ISI ने अंडरग्राउंड कर दिया और कहा कि बंकर में छुपा दिया, लेकिन कहाँ तक छुपेगी बंकर के अंदर। और इस टाइम पे जैसे आप एक देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अननोन गनमैन भी जा रहे हैं, तो अननोन गनमैन भी इस टाइम पे वहाँ पे एक्टिव हैं। और पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान की जो नेशनल पॉलिसी है वो है टेररिज्म। ये उनकी नेशनल पॉलिसी के अंदर, ये नहीं कि आज वो टेररिज्म करेंगे कल नहीं छोड़ देंगे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ना तो इनको ट्रंप बचा पाएंगे, और आज जो पाकिस्तान हरकत कर रहा है इसके पीछे डीप स्टेट का भी हाथ है, क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया स्ट्रांग हो। आप इतने सालों से देख लीजिए, अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं वो भी उनको US ने दिया। CA के आदमी ने भी पीछे कहा था, जो पुराना CA का ऑफिसर था, उसने कहा था कि हमने पाकिस्तान को न्यूक्लियर बॉम्ब दिया क्योंकि हम इंडिया को काउंटर करना चाहते हैं। वो इंडिया को स्ट्रांग देखना चाहता, लेकिन US के बावजूद जिस तरीके से इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है मोदी के अंदर, इसी से उनको चिंता है, इसी से वो परेशान है। और आज चाहे ट्रंप आ जाए, चाहे ट्रंप के कोई और आ जाए, वहाँ मोदी को रोक पाएंगे, क्योंकि मोदी की एक पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी, नेशन फर्स्ट। तो इसलिए जो भी लोग हैं, चाहे पाकिस्तान के सबसे बड़ा टेररिस्ट आसिम मुनीर, चाहे उनका अजहर महमूद, कोई नहीं बचेगा। ये तो देखिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में ही दिखा दिया था कि कोई प्रेशर में भारत आने वाला नहीं है। अब हम अजहर मसूद की अगर बात कर रहे हैं और उसी पर बार बार ये कहा जा रहा है भाई उसकी बहन है जो पूरा चला रही है विंग, उसी से डॉक्टर शाहीन जुड़ी हुई थी, तो क्या ये वक्त आ गया है कि अब उस पर डायरेक्ट अटैक होगा, अब उसके खात्मे का वक्त आ गया है मसूद के? नहीं, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे प्रधानमंत्री जी का बयान आया है, होम मिनिस्टर का भी बयान आया है कि इसका बदला लिया जाए, कि उन सबको ख़त्म किया जाए। तो इस ख़त्म करने का मतलब ये कि इसकी आतंकी जड़ कौन है। इस आतंकी जड़ को जब हम पहचान रहे हैं कि अजहर मसूद और उसकी बहन ये लोग इन्वॉल्व हैं, और ख़ास तौर से जब भारत में जिस प्रकार से पूरे भारत में नेटवर्क फैलाने की बातचीत चल रही है, तो वो एक तरह से कहना कि एक बहुत बड़ी चाल थी, बहुत बड़ी स्कीम थी कि पूरे भारत में अलग अलग जगहों पे जगह जगह ब्लास्ट किए जाएं। और आज जो भारत दुनिया में 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है, आज जो भारत में एक छवि बन रही है कि आज हम सिक्योर कंट्री है, आज जो भारत की छवि बन रही है कि हम आतंक के खिलाफ खड़े होते हैं, आज जो भारत की छवि बन रही है एक प्रोएक्टिव नेशन है कि आज हम किसी से दबते नहीं है और कहीं पर भी जाके हमला करने में सक्षम रहते हैं, उस छवि को कहीं ना कहीं चोट पहुँचाने की कोशिश है ये। और जिसमें कि जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, सबसे बड़ा जो बदलाव आया यहाँ पे वो है कि पढ़े लिखे लोग इसमें शामिल हो गए। देखिए प्राची जी, जब पढ़े लिखे लोग आ जाते हैं, जो अनपढ़ लोग होते हैं उनसे कई गुना ज़्यादा खतरनाक ये लोग हो जाते हैं, क्योंकि अनपढ़ के आदमी दे देगी AK पकड़ या ये बम पकड़, वहाँ जाके चला देना। ये अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। ये कहने कि चाहे वो पॉइजनिंग वाला रिपोर्ट भी आता है कि जहर बनाने की कोशिश हो रही है, या कहीं ना कहीं एक नेटवर्क बढ़ता है। और ख़ास तौर से जब ये पढ़े लिखे लोग आ जाते हैं तो उनके द्वारा बाकी लोग प्रभावित होते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कहीं बात हो, देखिए डॉक्टर साहब देश के लिए, धर्म के लिए ऐसा कर रहे हैं, डॉक्टर साहब ये कर रहे हैं, आप क्यों नहीं करोगे, तो एक आदमी और लोग जुड़ते चले जाते हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें जैसा कि खबर आप भी बता रहे थे कि प्रभाव कैसे पड़ा, जो पढ़े लिखे लोगों के ऊपर जो प्रभाव पड़ा है, वो प्रभाव कहीं ना कहीं एक धार्मिक मदरसे या इस तरह के लोगों के द्वारा गलत वीडियो, ये कहीं ना कहीं वीकनेस देखते हैं इनकी कि क्या वीकनेस है, क्या वो परिवार की वीकनेस है, क्या पैसे का लालच है, क्या किसी महिला का लालच है, या किसी धर्म के लिए वो इमोशनल हो जाते हैं। वो वीकनेस को पहचान के धीरे धीरे समय लगता है, उसमें फिर इनको तोड़ते हैं, उनकी वीडियो दिखा के उनको विश्वास हासिल करके फिर अपने पक्ष में लेते हैं। और अगर एक टूटता है तो आप समझिए कि उस क्षेत्र के जैसे जैसे भी हमने देखा मेडिकल कॉलेज के कितने डॉक्टर उनके साथ जुड़ गए और फिर भारत में धीरे धीरे फैले। और ये मैं यहाँ पे अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज और सुरक्षा तंत्र का बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ कि इस चीज़ को समय रहते धरपकड़ शुरू हो गई। और एक इंसिडेंट हुआ है प्राची जी, ऐसा होता है कि जब हम सुरक्षा तंत्र 100 इंसिडेंट बचाता है, इन्होंने एक इंसिडेंट करना है जिसका असर ये होता है। लेकिन इस समय में जो भारत की सोच है वो आक्रामक है, ये पहले भी भारत ने दिखा दिया और अभी भी ये बातचीत चल रही है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। जैसे एयर कमांडो बहल बता रहे थे कि ये सिंदूर चल रहा है, चलता रहेगा, और ये मैसेज है आज पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है,
उसका कारण यही है कि उनको पता भारत की सोच किस प्रकार कनेक्शन है वो बार बार सामने भी आ रहे हैं और अब पूरे देश में आप देख रहे हैं कि उस वक्त छापेमारी चल रही है। और जो अहम जानकारी है इस केस से जुड़ी हुई, एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, वो ये है कि अभी 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट की तलाश सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। यानी अभी 300 किलो जो विस्फोटक है वो अभी भी बाकी है जिसकी तलाश की जा रही है। आपको जानकारी दे दें, 2900 किलो विस्फोटक अब तक बरामद किया जा चुका है। 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट की तलाश अभी है। आतंकियों के पास कुल 3200 किलो विस्फोटक था। बांग्लादेश के रास्ते नेपाल रूट से इसे लाया गया था। अब किसी फर्टिलाइजर कंपनी से अमोनियम नाइट्रेट चोरी किया गया था। तो ये तमाम जानकारी है जो अब निकलकर सामने आ रही है। और 300 किलो जो विस्फोटक अब बाकी रह गया है इन आतंकियों के पास, इन लोगों के पास, वो जल्द से जल्द बरामद करने के लिए अब छापेमारी की जा रही है, पूछताछ की जा रही है और कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं कि कहां से किससे क्या बात की गई। डॉक्टर शाहीन जो है उसकी इसमें क्या भूमिका थी और जो फरीदाबाद वाली यूनिवर्सिटी है वो हब कैसे बन गया, वो सेंटर कैसे बन गया, सब कुछ है जिन पर फिलहाल जांच की जा रही है। लेकिन ये 300 किलो वाला विस्फोटक सर, इसके बारे में बताइए। थोड़ा विस्फोटक था जो यहाँ आकर इतना ब्लास्ट हो गया और 12 लोग हमारे मासूम जिनकी जान चली गई। अभी कितना इंपॉर्टेंट है इसको पकड़ने के लिए अब क्या किया जाएगा? देखिए, इंटेरोगेशन करते टाइम पे उनको ये पता चला है कि 300 केजी और विस्फोटक बचा हुआ है। और ये विस्फोटक क्या है? ये है अमोनियम नाइट्रेट। वैसे इसको देखा जाए तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे हम खाद भी कहते हैं। और ये जो खाद होती है ये अपने आप में बहुत स्टेबल होती है, ये कभी अपने आप एक्सप्लोड नहीं कर जाती। इसको चाहिए सेंसिटाइजर। 94% अमोनियम नाइट्रेट के साथ हम 6% एक सेंसिटाइजर यूज करते हैं जो इसको बाइंड करता है। और वो क्या है? फ्यूल ऑयल। और वो उसके साथ हम लगाते हैं एक डेटोनेटर। और डेटोनेटर में या तो टाइमर हो सकता है या रिमोट कंट्रोल से। और जो मुझे सबसे बड़ी चीज जो इंपॉर्टेंट दिखी थी वो ये दिखी थी कि 20 टाइमर और 24 रेडियो कंट्रोल डिवाइसेस थे जिससे इसको एक्सप्लोड किया जा सकता था। तो कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये 300 केजी जो बच गया है अमोनियम नाइट्रेट या फिर जो भी विस्फोटक बच गया है उससे भी एक ऐसी ही दर्दनाक कहानी रची जा सकती है। इसी वजह से वो जो आप इको कार की बात कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और आपने खुद देखा था जब ये शुरू हुई थी पूरी यात्रा इसकी, जब ये 7 बजे इसने अपना छोड़ा था अल फलाह यूनिवर्सिटी और उसके बाद 8:13 पे बॉर्डर से उसने एंट्री करी थी, बदरपुर बॉर्डर से। उसके बाद मैंने खुद वहां से ड्राइव किया। टोटल टाइम लगता है 45 मिनट और सुबह का टाइम था उसका 7:15 बजे के करीब। अगर आप देखें तो इससे ऊपर टाइम नहीं लगा होगा। लेकिन 7 घंटे के बाद 3:19 पे वहां पे आपकी सुनहरी मस्जिद है, बिल्कुल सामने वहां पे जो दिल्ली गेट है और उसके पास ही पार्किंग है। यहाँ से कोई खास दूर भी नहीं है, यहाँ से शायद 400-500 मीटर भी दूर नहीं होगी। और वहां 3:19 से लेके 6:48 तक वो खाली गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। तो उसके बाद ये हमला यहाँ पे हुआ है ना। आपको मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि ये जो कार है, एक यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है जहाँ पे 70 एकड़ की ये यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे इतनी जगहें होती हैं जहाँ आप नॉर्मल कार भी पार्क कर दे, कार पार्किंग में किसी को शक नहीं होगा। आप मुझे बताइए, एक डॉक्टर यहाँ पे स्टेथोस्कोप लगा के आता है, क्या कोई उससे पूछेगा? यूनिवर्सिटी के अंदर कभी कोई पुलिस भी नहीं जा सकती है। और वो दूसरों के माइंड को पॉइजन कर रहे हैं। एक यंग माइंड जिसमें यंग ब्लड है, जो तैयार है कुछ भी करने के लिए, उसको आप कंडीशन करो, उसको इंडोक्ट्रिनेट करो, उसको रेडिकलाइज करो। कितना आसान है, कितने सारे मॉड्यूल बना सकता है वो। और साथ में उसको ज्ञान होता है लेबोरेटरी में कैसे एक्ट करते हैं, कैसे इन दोनों कंपाउंड को कैसे मिला के बनाया जाता है ताकि वो विस्फोटक बने। आपको मैं अमोनियम नाइट्रेट भी दे दूं, आप उसका विस्फोटक नहीं बना सकते। एक बहुत एक्यूरेट कंपोजिशन बनाना पड़ता है जो अनस्टेबल बने और उसको एक्टिवेट किया जाए। और साथ में आखिरी चीज मैं इस पे ये कहना चाहता हूं कि जो कार अभी हम ढूंढ रहे हैं उस कार के अगर अंदर ये विस्फोटक हुआ, और ये कार कल हमने पूरी दिल्ली में भी हम घूम रहे थे, कुछ जगह पे चेकिंग थी पर कई जगह पे चेकिंग करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि दिल्ली में आप चेकिंग शुरू करें तो कम से कम 1 किलोमीटर लंबी लाइनें लग जाती हैं कारों की। तो उतना आसान नहीं है। सबसे ज्यादा कारें हिंदुस्तान के अंदर दिल्ली की सड़कों पे घूमती है, बॉम्बे से भी ज्यादा, कलकत्ता से भी ज्यादा और दूसरी जगहों से भी ज्यादा। तो अब बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उस कार को ढूंढें, अलर्ट रहें और बॉर्डर को सील करें। ये बॉर्डर सीलिंग पे मेरा एक प्रश्न था जो मुझे कल नहीं दिखा था। बॉर्डर सीलिंग अगर हम करेंगे तभी ये इशू को रिजॉल्व किया जा सकता है।
अभी ये जो अमोनियम नाइट्रेट की हम बात कर रहे हैं, ये बांग्लादेश के रास्ते नेपाल रूट से भारत लाया गया है। ये रास्ता बताइए ना सर, ये कितना खतरनाक है? अगर बांग्लादेश से होते हुए नेपाल आते हुए अगर ये 3000 से ज़्यादा 3200 किलो अगर विस्फोटक भारत में आ रहा है और अभी 300 किलो कहाँ है ये पता नहीं है, ये कितना खतरनाक है? अगर आप मुझे अलाउ करें ना, सोई सर ने एक बड़ी अच्छी बात करी थी कि हमारी छवि पता है अब एक और है जो सर भूल गए। हमारी अब छवि है कि रुक कर ज़रूर लेकिन ठोक कर मारेंगे। ये जो अभी हम रुका हुआ है ना, ये जो पॉज हो रखा है, आप देखिएगा इसका अगला रिजल्ट क्या आएगा। उससे भी बड़ी बात है जो सर ने बोला कि ट्रैफिक और लोग, इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस का अकेला काम नहीं है, ये आपका और मेरा भी काम है। देखिए अपने दाएं और बाएं, देखिए अपनी सोसाइटी में, ढूंढिए। ये आपका और मेरा उतना ही फ़र्ज़ बनता है कि ये जो 300 केजी मिसिंग है, 300 केजी में से मैं मान सकता हूँ 80-90 केजी इस गाड़ी के अंदर भी रहा होगा, फिर भी हमें 200 के करीब ढूंढना चाहिए। और वो एक इको स्पोर्ट जैसी गाड़ी में आना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े आराम से आ जाएगा। उससे भी बड़ी बात मैं कहता हूँ कि अगर जैसा आप बता रही हैं कि जो रूट दसियो, मैं तो कह रहा हूँ भूटान से ले आओ, फुनसलिंग जाओ, 2 मिनट में मैं गाड़ी गया था और आया था, किसी ने रोका नहीं, किसी ने पूछा नहीं, किसी ने कोई चेक नहीं करी। ये टाइम है इंडिया के लिए। मैं बड़ी जिम्मेदारी की एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ आपको। ये कल किसी ने हमें बोला 14 साल बाद पहली बार अटैक हुआ है। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि 14 साल अटैक नहीं हुआ है तो अब नहीं होगा, आप समझ लीजिए आपकी हार उसी दिन है। 365 दिन में 365 दिन काम नहीं करना पड़ेगा, 366 दिन काम करना पड़ेगा। 24 घंटे नहीं, 25 घंटे आपको काम करना पड़ेगा। ये जो 140 करोड़ लोग हैं, अगर सोचें कि वो कुछ लाख इंटेलिजेंस एजेंसी और पुलिस आपके लिए सारा काम कर देंगे, आप गलत हैं। आपको ये जो दोनों कमरे इन्होंने लिए थे हायर पर, क्यों नहीं आपने वेरीफाई कराया? पुलिस बोल के थक गई आपको कि वेरीफाई कराओ। आप गाड़ी सेल कर रहे थे, आपने क्यों नहीं इंश्योर किया कि वो गाड़ी उसके नाम पर जाए? 4 लोगों के पास गाड़ी ट्रांसफ़र हो रही है, लेकिन वो एक्चुअली नाम पर ट्रांसफ़र नहीं हुई, वो सिर्फ चलती रही, आगे बढ़ती रही। कौन किसको क्या दे रहा है उसकी वेरिफिकेशन। मुझे आप एक बात बताइए कि एक यूनिवर्सिटी के लैब के अंदर आप इतना कुछ टेस्ट कर रहे हैं और किसी को कुछ पता नहीं चल रहा। एमोनियम नाइट्रेट अगर आपकी लैब में भी मैंने दे दिया, उसके अंदर और क्या क्या चीज़ें जड़ती हैं मैं जानबूझकर नहीं बता रहा हूँ। मैं इस पर क्वालिफाइड हूँ कि कैसे आईडी बनती है, लेकिन ये वाली बातें हमें टीवी पर बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए कि क्या चीज़ कैसे बन सकती है। लेकिन मेरा जो सवाल है वो एमोनियम नाइट्रेट, चाहे वो फर्टिलाइज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से आया है या कहीं भी, इसी तरह के दसियों और एक्सप्लोजिव आइटम्स हैं जो मिलकर एक्सप्लोजिव बना सकते हैं। कंट्रोल करिए उनकी सप्लाई पर, उनकी सेल पर कंट्रोल करिए, उसको रेगुलेट करिए। और बेच कौन रहा है? या आप बेच रही हैं या मैं बेच रहा हूँ, बेचने वाला भी तो कोई एजेंसी है। और जो बेच रहा है वो क्यों बेच रहा है? अमोनियम नाइट्रेट इवन माइनिंग इंडस्ट्री में काम आता है। माइनिंग इंडस्ट्री को आप 1000 किलो क्यों देंगे? फर्टिलाइजर कंपनी से इन्होंने चोरी किया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। एक और बड़ी खबर बता देते हैं इसी मामले से जुड़े हुए। बिल्कुल सर, ये एक चूक जो है ना, अब उसे ही मॉनिटर किया जा रहा है और ये पता लगाया जा रहा है कि ये चूक आखिरकार हुई कैसे है। लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर आपको एक और बता देते हैं। दिलीप राज से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल जो है उससे जुड़ा हुआ एक और खुलासा हुआ है। धमाके से पहले तुर्की गए थे उमर और मुजम्मिल। तुर्की में जैश ए मोहम्मद के हैंडलर से इन्होंने मुलाकात की थी। दोनों डॉक्टर के पासपोर्ट में तुर्की के स्टैंप जो हैं वो मिले हैं। जैश से क्या कनेक्शन है ये ऐसे ही सामने आ रहा है। चाहे शोपिया में जो मस्जिद से इमाम साहब को पकड़ा गया है, उनके यहाँ पर जो पोस्टर थे वो भी जैश के थे, जो पोस्टर लगाए जा रहे थे वो भी जैश के थे। और ये जो डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर हैं, ये दोनों तुर्की जा चुके हैं और वहाँ जैश के हैंडलर से मिल चुके हैं। तो ये है जैश से सीधा सीधा इनका कनेक्शन। डॉक्टर शाहीन जिसे फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया, वो भी जैश की महिला विंग से जुड़ी हुई है। तो ये जैश का पूरा कनेक्शन है जो इस वक्त सामने आ रहा है। लेकिन तुर्की वाला सर ये एंगल, अगर जैश वाला ये एंगल आ रहा है, तो फिर वही जो चर्चा हम कर रहे थे कि मसूद अजहर, क्या उसका वक्त आ गया है? उसका परिवार तो खत्म कर ही दिया है, क्या अब उसके खात्मे का वक्त आ गया है? देखिए, मसूद अजहर 1999 से बचा हुआ है। जब IC-814 हाईजैक हुआ था तो उनकी जो डिमांड थी वो थी इसको रिलीज़ कराना। और मैं आपको बड़ी एक खबर बता दूं, एक बात, कि जब IC-814 हाईजैक हुआ था उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी। और इसकी खबर रॉ के जो एक ऑफिसर ने दी थी जो वहाँ पोस्टेड था, उसका नाम है UV सिंह। उसने पूरी खबर दी थी। मैं भी वहाँ पे पोस्टेड रहा हूँ, मैंने पूरी फाइल पढ़ी है। लेकिन वो खबर दिल्ली भेजी गई। दिल्ली के बाद ये खबर जानी थी अटल बिहारी वाजपेयी के पास, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को खबर नहीं दी गई। इसमें कौन इन्वॉल्व था? उनके NSA ब्रिजेश मिश्रा, और साथ में एक सीनियर मिनिस्टर थे जो PM बनना चाहते थे, और इवन कुछ रॉ के लोग थे, क्योंकि उनकी लॉयल्टी सोनिया गांधी के साथ थी।
और वो गवर्नमेंट गिराना चाहते थे अटल बिहारी वाजपेयी की। आपको याद होगा अमृतसर में प्लेन रुका क्योंकि वो जाना चाहते थे पाकिस्तान, तो पायलट ने कहा भी मेरे पास इतना फ्यूल नहीं है। अमृतसर में 1 घंटे प्लेन रुका लेकिन प्लेन पे कोई काम नहीं हुआ, जबकि वहाँ पे एक ब्रिगेडियर थे, वो कमांडो लेके आ गए थे, टैंक लेके आ गए थे। जो पंजाब पुलिस के ऑफिसर थे वो भी आ गए थे वहाँ पे अपने कमांडोज को लेकर के, उसको उड़ने दिया। फिर जब पाकिस्तान चला गया तो कहते जी इसको उड़ने मत देना, हम अपने कमांडो भेज रहे हैं। पाकिस्तान ने मना कर दिया। उसके बाद यूएई के अंदर गया, तब भी ये बात की गई। जब अमृतसर में था तो आपने कोई काम नहीं किया, जब पाकिस्तान में था तब भी आपने कोई काम नहीं किया, जब यूएई में चला गया तब आप कहते हैं हम यहाँ पे कमांडो भेजना चाहते हैं। यूएई की गवर्नमेंट ने इवन जो एम्बेसडर था वहाँ को उसको मिलने नहीं दिया, जो कि यहाँ पे लोग थे। लेकिन जितने भी वहाँ पे लेडीज़ और बच्चे थे उनको तो रिलीज़ करा दिया। जब ये चला गया अफगानिस्तान के अंदर तो 3 मेंबर की टीम गई थी उसको रिलीज़ कराने के लिए। अटल बिहारी आपके अजीत डोभाल जो आईबी से थे, एक एमईए से ऑफिसर थे और एक रॉ के सीडी आए थे, तीनों पाकिस्तान के एक्सपर्ट थे। तो अजीत डोभाल ने कहा मैं इनको छुड़वा लूँगा, लेकिन वहाँ देखा आईएसए के लोग बैठे और साथ में पूरे प्लेन को घेर के रखा था। तो कह दिया इसको नहीं करवा सकते, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं जी जैसे एंटेबे का एयरपोर्ट अटैक हुआ था वैसे अपनी आर्मी को भेज दो। एंटेबे अलग बात थी, हमारी आर्मी के पास इस टाइप के इक्विपमेंट भी नहीं थे कि ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक कर सकें। ये सब हमारी आर्मी स्ट्रांग हुई है मोदी के आने के बाद। तो उस टाइम पे अजीत डोभाल ने कह दिया हमें सरेंडर करना पड़ेगा और मजूर असद को छोड़ दिया गया। और आज उसी ने पठानकोट में अटैक किया था। उसी तक बचेगा सर, बचेगा, आ गया उसका टाइम। देखिए हर एक का टाइम लिखा होता है। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपने रास्ता किया कि बांग्लादेश का आज आईएसए प्लान कर रही है वो अपनी बेसिस बनाने की शिफ्ट कर रही है मिलिटेंट्स की, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इन्होंने अपने जो बेसिस है उनको शिफ्ट कर दिया था पीओके से, और वहाँ पे छोटे छोटे 413 बेसिस बना रही है। लेकिन साथ में जब देखा कि वहाँ पे तो तालिबान भी आ गया जो इंडिया का दोस्त है, तो इन्होंने अपनी बेसिस को शिफ्ट करना शुरू कर दिया बांग्लादेश के अंदर। और अभी पाकिस्तान आर्मी के सीनियर नंबर 2 उनके जो पोजीशन के ऑफिसर गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे पूरी एम्बेसी के अंदर 40 लोगों को पोस्ट किया। एक ब्रिगेडियर था, 2 कर्नल थे, कुछ मेजर से। और इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर 400 आईएसआई के लोग हैं बांग्लादेश के अंदर। इसी तरीके से नेपाल के अंदर भी अपनी बेसिस बनाना चाहते हैं, बांग्लादेश के अंदर और भूटान के अंदर। पहले भी भूटान और बांग्लादेश के अंदर इनकी बेसिस थी जहाँ पे मिलिटेंट छुपते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ काम किया तो उनको वहाँ से निकाल दिया। बात जो आपने कही ना, और ये बड़ी बात यही है कि ये जो मसूद अजहर है इसका वक्त अब आ गया है। बार बार गलती करता है, बार बार हिमाकत करता है। उसके परिवार को तो खत्म कर ही चुका है भारत, कमर टूट चुकी है मसूद अजहर की। एक बार फिर उसने खड़े होने की कोशिश की है, यही कहें सर, एक बार उसने फिर खड़े होने की कोशिश की है। अब उसे कुचलना बड़ा जरूरी है। नहीं देखिए, इसमें अगर वो खड़ा हो रहा है तो इसके पीछे हाथ किसका है, सपोर्ट किसकी है? सपोर्ट पाकिस्तान की है। जैसे पहले जो हमने जहाँ पे इनके अटैक किया था वहाँ पर एक खबर थी कि 4 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है, पाकिस्तान सरकार भी मदद कर रही है, उस हेडक्वार्टर को दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान का जो सर्वाइवल है, जो उनकी फ़िलॉसफी है, जो उनकी नेशनल पॉलिसी है, वो आतंकवाद की है। और जो वहाँ की सेना है उन्हें पता है कि वो भारत से वैसे लड़ नहीं सकते, वो सहारा लेते हैं आतंकवाद का। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से प्राची जी मसूद अजहर जो है ना, ये एक प्यादा है। असली जो है वो फील्ड मार्शल नहीं कहता, फील्ड मार्शल मुनीर है, जो कि एक इनको प्यादों को चला रहा है कि हाँ आप जाके कर लें। उनके लिए सब डिस्पोजेबल है। 4 मिलिटेंट मर गए, 4 आतंकवादी मर गए, कहीं मर गए, उनके लिए ठीक है भैया, इनको 2 लाख 2-3 लाख रुपये, इनके घर में गरीब बच्चों को वो बहका के फुसला के वीडियो दिखा के यहाँ करके आतंकवाद की फैक्ट्री चलाई हुई यहाँ पे भेजते रहते। असल में अगर जैसे पिछली बार हमने किया था ऑपरेशन सिंदूर 1, वही कंटिन्यूएशन में चाहिए हमें कि आज जो इनकी जो जड़ है, जो इनका जो सर है, जो इनका कुचलना अगर इनका सर है तो पाकिस्तान की सेना है। जब तक पाकिस्तान की सेना में ताकत रहेगी तब तक ये इसी प्रकार से आज मसूद मरा है, मारेंगे, कोई दूसरा खड़ा कर देंगे, तीसरा खड़ा कर देंगे। तो जब तक उनको महसूस नहीं होगा कि आज भारत के 12 निर्दोष आदमी मारे गए हैं तो उनकी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। एक एक आदमी की कीमत जब तक पाकिस्तान को महंगी नहीं पड़ेगी, जब तक उनको ये महसूस नहीं होगा कि ऐसा करके उनको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, तब तक इनकी समझ में आने वाला नहीं है। मेरे हिसाब से तो जो ऑपरेशन सिंदूर जो 2 है ये बड़ा ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। अब कैसे करें, कब करें और किस प्रकार से करें, ये मैं सरकार और जो आज तो हमारे सेना अध्यक्ष और बाकी लोग बैठे हैं उनके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि कई तरीके हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो पिछली बार वाला तरीका लगाएं। आप देखिए, हमने हमेशा सरप्राइज़ फैक्टर रखा है।
जब उड़ी हुआ तो उन्होंने सोचा हम क्रिकेट मैच बंद कर देंगे, हमने सर्जिकल किया। जब पुलवामा हुआ उन्होंने सोचा सर्जिकल करेंगे, हमने एयर स्ट्राइक किया। अभी पहलगाम हुआ तो उन्होंने सोचा एयर स्ट्राइक करेंगे, तो हमने सिंदूर कर दिया। तो कहीं ना कहीं हमें उससे आगे या कुछ ना कुछ जिसमें समय लगता है, ऐसा एकदम से बटन दबाते नहीं हो जाता है। और इस समय में बहुत ज़रूरी है कि किसी प्रकार की, जैसे मैं जानता हूँ सरकार को किसी प्रकार के पॉलिटिकल प्रेशर या मीडिया के प्रेशर में आने वाले नहीं है। ये आज जो सोच समझ के देश हित में जो काम होगा वही होगा, इसमें कुछ शक ऐसा ही नहीं। अभी इस वक्त देश में चल भी रहा है। देखिए अब जो अंजाम होगा मसूद अजहर का, जो अंजाम होगा उन लोगों का जिन्होंने ये साजिश रची है, वो तो होगा ही। लेकिन फिलहाल अपने देश में कितने एक्टिव मेंबर हैं इनके, कितने स्लीपर सेल अभी जग चुके हैं, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। और एनआईए की जो जांच है वो बड़ी तेज हो गई है। जमील को एनआईए ने हिरासत में लिया है। कश्मीरी डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट ये जमील करता था, अल फलाह यूनिवर्सिटी में रिक्रूटमेंट करता था। जमील से एनआईए की टीम पूछताछ कर रही है। तो ये वही यूनिवर्सिटी है जो अड्डा बन गई इन तमाम डॉक्टर्स का, और इस साजिश को रचा गया, विस्फोटक का इंतजाम किया गया। हालांकि यूनिवर्सिटी अपना पल्ला झाड़ रही है और कह रही है हमारे कैंपस से विस्फोटक नहीं मिला है, लेकिन यही यूनिवर्सिटी है जहां ये जमील को फिलहाल अभी उससे पूछताछ की जा रही है। यहीं पर उमर भी काम किया करता था। तो इन तमाम लोगों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। डॉक्टर मुजम्मिल भी यहीं था, डॉक्टर शाहीन भी यहीं थी। लेबोरेटरी का कैसे इस्तेमाल किया गया, सारी बातें हैं जिनका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल ये जो पूरा नेक्सस चल रहा था, कश्मीरी डॉक्टर्स का रिक्रूटमेंट करना, सबको एक ही जगह पर इकट्ठा करना, और जो जानकारी है वो कि स्टूडेंट से या कलीग से जब भी ये लोग बात किया करते थे तो यही बताते थे कि कश्मीर में कितना जुल्म हो रहा है। ये तरीका ब्रेन वॉश करने का। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी को यूजीसी की अप्रूवल मिली थी 2015 में। तो इसका मतलब है पिछले 10 साल, उससे पहले भी यूनिवर्सिटी ऑपरेट कर रही थी हरियाणा के यूनिवर्सिटी के रूल्स के हिसाब से, लेकिन मेन अप्रूवल इनको 2015 में मिला था। और तब से लेके अब देखिए इनको कितने साल हो गए हैं डॉक्टर मुअज्जल को वहाँ पे, या कितना समय हो गया है डॉक्टर उमर को वहाँ पे। तो इनको भी कुछ साल हो चुके हैं। ये आज की षड्यंत्र नहीं है। 7 साल से था डॉक्टर उमर। 7 साल से थे वो वहाँ पे, और ये षड्यंत्र के अंदर उन्होंने कितने माइंड्स को इंडोक्ट्रिनेट किया होगा। सोचिए कितना बड़ा षड्यंत्र है। और जो सिद्दीकी इनका चेयरमैन है उसके ऊपर भी बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूं, क्योंकि मैं डायरेक्टर भी रह चुका हूं एमिटी यूनिवर्सिटी में और कई सारी यूनिवर्सिटीज में। तो उस जगह पे जो सिक्योरिटी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर सिक्योरिटी की होती है। अगर वो नहीं है तो एक डीन या फिर जो वहां के डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन है उसको दी जाती है। और वाइस चांसलर की डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अंदर कोई आतंकी घटना ना हो रही हो, क्योंकि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। और बहुत सारे कश्मीरी स्टूडेंट्स, मेरे टाइम में भी मेरे अपने कॉलेज के अंदर बहुत सारे कश्मीरी स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे। तो हमारा कहीं ना कहीं हम उनके ऊपर ये जरूर देखते थे कि कोई भी ऐसी हरकत ना कर रहा हो जो देश के लिए हानिकारक हो सकती है। लेकिन एक दो चीजें मैं यहां कहना चाहता हूं, जो हम बात कर रहे थे कि मेन प्रॉब्लम क्या है, इसका फाइनल सोल्यूशन क्या है। इस समय गवर्नमेंट को जो फोकस करना है, सबसे पहले फोकस करना है कि इंडिया के अंदर जितने भी ऐसे मॉड्यूल हैं, अभी हमको पता चला है कि थाने के अंदर भी है, पूना के अंदर भी है, उनको पकड़ा जा रहा है। तो ऐसे कई और मॉड्यूल्स होंगे, हैदराबाद में भी हो सकता है, जहां पे भी कंसंट्रेशन ज्यादा हो उन एलिमेंट्स की, जहां कश्मीर से साउथ कश्मीर खास से आते हैं, या फिर कोई ऐसे एलिमेंट्स जिनको रेडिकलाइज किया गया है या जो जैशे मोहम्मद से लिंक्ड है, तो उनके ऊपर पहला जो है हमारा फोकस इस समय पाकिस्तान से ज्यादा होना चाहिए कि अपने देश के अंदर जितने भी मॉड्यूल है उनको तोड़ें, उन लोगों को पकड़ें और एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करें कि ताकि आगे कोई भी ना सोच सके कि हमें ये आतंकियों के सपोर्ट करना है या ऐसे रेडिकलाइज होना है। और दूसरी चीज है, पाकिस्तान के अंदर जैसे हम बात कर रहे थे, सत्ता सिर्फ आर्मी के हाथ में। अब तो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है, तीनों सर्विसेज उसके अंडर है, न्यूक्लियर पावर उसके अंडर है। और उन शहबाज शरीफ रोज सुबह उनसे ब्रीफिंग लेता है कि उसका बोलना क्या, वो तो सिर्फ स्पोक्स पर्सन है मुनीर का। तो अगर हमारे को परमानेंटली सॉल्व करनी है ये प्रॉब्लम, तो ये बहुत जरूरी है कि जो अभी 3 है, या फिर वो जनरल जो आईएसआई के हो जैसे कि मलिक, या जो चीफ है आर्मी का, और जो बाद में अभी सीडीएफ बन गया है मुनीर, या फिर मिर्जा जो कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का, ये 3 एम, इनको मारना बहुत जरूरी है। हमें एक भय का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है पाकिस्तान के जनरल्स के अंदर कि अगर कभी भी आप क्या सोचते हैं कि आप रिटायर होकर बच जाएंगे हमसे, भारत आपको छोड़ेगा नहीं। और यही मैसेज मैं पाकिस्तानी जनरल्स को भी देना चाहता हूं यहाँ पे, आतंकवाद का रास्ता छोड़ दीजिए, नहीं तो
अब हम मसूद अजहर तो छोटा सा पपेट है, उसको तो वैसे ही नहीं छोड़ेगा। वो तो चाहता था मैं अल्लाह के साथ मिल जाऊं, और उसको मिलाएंगे हम। अब चिंता मत करो, अगर उसको मिलना है जल्दी तो एड्रेस भेज दे, और भी जल्दी कर देंगे। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि अब हम इन 3M को जरूर हिट करें इस बार, अगर ऑपरेशन सिंदूर 2 होता है, ताकि आगे कोई भी जनरल ये ना सोच सके कि हमें भारत के खिलाफ कोई भी आतंकी हमला करना है। तो क्या शैलेंद्र सर ये सही समय आ गया है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का? हमने तो कहा था ना कि ये सिर्फ रुका है, ऑन गोइंग है, अभी हमने इस पे सिर्फ पॉज बटन दबाया है, तो इसे फिर से स्टार्ट करने का वक्त आ गया है। नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर इज कंटिन्यूइंग। ये तो पॉज जो लगा है वो पॉज हमने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लगाया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है नेक्स्ट एक्ट ऑफ टेररिज्म इज फॉर अस टू डिसाइड वेदर इट इज अ एक्ट ऑफ वॉर और नॉट। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। मैं इसीलिए आपको शुरू में कह रहा था, अब ये जैश की जिम्मेवारी है कि वो तौबा करे कि नहीं जनाब मेरा कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ उसकी ISI की जिम्मेवारी है कि जनाब हमारा तो कहीं दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है इस जैश के साथ। ये अब उस सरकार की है जिम्मेदारी पाकिस्तान में। ये जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम पता है क्या चल रही है, हर चीज़ हमें प्रूव करनी है, हर चीज़ का प्रूफ हमने देना है। भाई क्यों देना है, आप क्यों नहीं? हमने आपको एक बार पठानकोट का प्रूफ दिया था ना, वहाँ से हमने सीख लिया आपको प्रूफ देने का कोई फ़ायदा नहीं है। आज के बाद ऑपरेशन सिंदूर 2.0 आपकी जिम्मेवारी है, आपकी एक्सक्लूसिव जिम्मेवारी है कि आप या तो बताएं या आप हटें। बस एक ब्रेकिंग बता देती हूँ, फिर इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। खबर यह है कि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री आवास पर बैठक होगी, थोड़ी देर में कैबिनेट की बैठक शुरू होने जा रही है, और इस बैठक में क्या अहम बातें रहेंगी, इस बैठक से क्या अहम फैसले लिए जाएंगे, पूरी ब्रीफिंग PM को दी जाएगी। और उस ब्रीफिंग के बाद अब भारत क्या कर रहा है तो धीरे धीरे करके आपके सामने है, और इसी बात की चर्चा सर हम लोग कर ही रहे हैं ना, इन्हीं बैठकों में तय होता है। इसी तरह की मीटिंग्स में डिसाइड होता है कि क्या हम इसे एक्ट ऑफ वॉर लेंगे, पहली बात। उसको लेने के बाद हम कहां तक जाएंगे, पिछले बार में क्या था, पिछले बार हमने बोला हमने 9 टेररिस्ट कैंप जो हैं वो स्ट्राइक करे हैं, हमारा एम खत्म हो गया है, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब आपने एस्केलेट करना है तो आपकी मर्जी है, आपने एस्केलेट किया, आपने अपने 13 एयरफील्ड और मरवा लिए। इसी तरह इस बार भी डिसाइड होगा कि हम कहाँ तक जाना चाहते हैं, और ये मेरा अपना आकलन है कि इस बार भी आप देखेंगे कि हम टेररिस्ट कैंप तक ही जाएंगे, हम उस देश के हेडक्वार्टर तक ही जाएंगे, हम उससे बढ़कर आगे चले जाएंगे, लेकिन हम एक वॉर की तरफ नहीं जाएंगे। वॉर विल बी इम्पोज्ड ऑन अस और विल बी क्रिएटेड बाय पाकिस्तान। आप क्यों? क्योंकि हमारा जो एक मॉरल ग्राउंड है, हमारी पाकिस्तान की आवाम से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी पाकिस्तान की उस नापाक ज़मीन से भी कोई प्रेम नहीं है कि हम उसको लेना चाहते हैं। वी डोंट वांट टू टेक ओवर। हमारा इस समय एम सीधा है, जहाँ से भी टेररिज्म एमिनेट हो रही है, जो इसे सपोर्ट कर रहा है उसे सज़ा नहीं मिलेगी, उसे ख़त्म किया जाएगा। अब सज़ा वाला मामला ख़त्म हो गया, अदरवाइज आप मसूद टाइप के लोगों को रखते रहिए जेल में, 4 दिन बाद कहीं ना कहीं वो छूट जाएगा, निकल जाएगा, वो अपने आप वही काम करेगा। आज जो भारत की गवर्नमेंट इस समय डिसाइड कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़, एलिमिनेट देम, ठोकर मारो, हमेशा के लिए मार दो। ये बार बार वाला मामला नहीं चलना चाहिए कि अगली बार देखा जाएगा। इस बार जैश का नंबर है, जैश को पे करना चाहिए और अच्छा खासा पे करना चाहिए। अगर उसके साथ उसकी आर्मी खड़ी होती है, वेल दे विल हैव टू पे द प्राइस। आप अगर उसके साथ, हमने तो नहीं बोला हम आपके साथ झगड़ा कर रहे हैं, हमने नहीं बोला हमारा पाकिस्तान से कोई झगड़ा है, हमारा पाकिस्तान से झगड़ा सिर्फ एक है और वो है टेररिज्म का। आपकी डेफिनेशन अगर टेररिज्म की बलूचिस्तान, TTP और अफगानिस्तान के साथ जो है, मेरी भी वही है। आप कहते हो कि बाहर से नहीं आना चाहिए, मैं कह रहा हूँ बाहर से अब आ रहा है तो आप तो कुछ करोगे नहीं, अब हम करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 इज ओनली अबाउट दिस। जो तुम नहीं करोगे वो हम जरूर करेंगे। बैठक जो होती है सर, ये बैठकें कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं? इसी में ये ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये यहीं से इनिशिएट होती है। यहीं से सारा कुछ डिसाइड किया जाएगा, और मुझे लगता है कि पूरा डिसाइड किया जाएगा। पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन है, अगर वो वॉर को अवॉइड करना चाहता है तो जो उसके पास 300 टेररिस्ट हमें दे दे, जो पाकिस्तान देगा नहीं। जब पाकिस्तान नहीं देगा तो हम पाकिस्तान पे अटैक करेंगे, इसमें कोई सोल्यूशन, कोई हमारे पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन दूसरी बात है कि वर्ल्ड कम्युनिटी को क्या देखना है। देखिए, पाकिस्तान जो कर रहा है उसको वर्ल्ड डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। जो आपके आसिम मुनीर हैं, उनको आपने देखा कई बार ट्रंप ने अपनी कंट्री के अंदर बुलाया, क्योंकि US के पीछे उनको बैकिंग है, डीप स्टेट उनको कहता है कुछ करो तो करते हैं, नहीं तो पाकिस्तान की अपनी ऐसी हिम्मत नहीं है। और इस टाइम पे US क्या करेगा देखने की बात है। आप देखिए, US हमको भी बड़ा प्रेशर डाल रहा था, हमारे पे टैरिफ लगा रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ गया कि ऐसे कुछ नहीं होगा, इंडिया को नहीं रोक सकते, ना उसकी इकोनॉमी को रोक सकते हैं। और जब वहाँ पे एक न्यूयॉर्क के अंदर मुस्लिम आ गया तो ट्रंप की हवा निकलनी शुरू हो गई। तो आज पूरे वर्ल्ड के अंदर मुस्लिम एक डेंजर बने हुए हैं, और इसीलिए
इंडिया के अंदर भी है। इंडिया के अंदर जब मुस्लिम कोई काम करते हैं तो उसको यूएस सपोर्ट करता था, वेस्ट सपोर्ट करता था, लेकिन आज सिचुएशन चेंज हो रही है। मुझे लगता है कि आज एक टाइम भी आ गया कि हमको डायरेक्ट एक्शन लेना पड़े, ले रहे हैं डायरेक्ट एक्शन, लेकिन और ज़्यादा डायरेक्ट एक्शन। और मैं एक और बात बता दूं कि इस टाइम पे हमारा ऑपरेशन चल रहा था, जो त्रिशूल चल रहा था, उसमें हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों थी। और एक और खबर आ रही है बीच में कि हमारी जो फोर्सेस थी, स्पेशल नेवी, वो मूव करने की तैयारी कर रही है अरेबियन सागर के अंदर, पाकिस्तान के क्लोज, क्योंकि नेवी को अभी तक टच नहीं किया गया। नेवी नाराज़ है गवर्नमेंट से, क्योंकि नेवी को कोई एक्शन का टाइम नहीं दिया गया। और इसे लगता है कि अब नेवी बहुत ज़्यादा काम करेगी, इनके कराची को डिस्ट्रॉय कर देगी, जैसे 1971 के अंदर डिस्ट्रॉय किया था। कह चुके ना नेवी चीफ, वो तो कह ही चुके हैं कि हम हमारी नजर कहाँ तक है, हम कहाँ जा सकते हैं, ये पाकिस्तान को बखूबी पता है। तो नेवी तो तैयार है ही सर। नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि देखिए अभी एक्सरसाइज त्रिशूल होकर हटी है, जहाँ पे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सभी ने एक्सरसाइज की। और जो अभी सीसीएस और इस तरह की जो मीटिंग है, जहाँ पर एमईए, एमएचए, एमओडी, डिफेंस, एनएसए, कैबिनेट सेक्रेटरी और डिफेंस सेक्रेटरी सभी मौजूद रहते हैं। और एक हाईएस्ट लेवल की मीटिंग है, जिसमें कि कहीं ना कहीं एक फैसले लिए जाते हैं बहुत बड़े, जो देश के भविष्य को या आगे हमने क्या करना है उसके ऊपर फैसला लिया जाता है, जिसमें देश के सबसे ज़्यादा जिम्मेदार लोग मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए मेरे पास दो तीन चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही हैं। एक तो यह है कि जैसा कि बातचीत निकली है कि एक फेज़ में हमने साथ साथ जो अंदर के मॉड्यूल्स हैं उनको ख़त्म करना है, क्योंकि काफ़ी तार हमें मिलते जा रहे हैं, काफ़ी जुड़ते जा रहे हैं, और उनको एक एक करके धर दबोचना है। जैसे चाहे एक्सप्लोसिव है या उसके अलावा और भी एक्सप्लोसिव शायद कहीं पड़ा हो, उसको भी ख़त्म करना है, ताकि अंदरूनी हमारी खतरा ख़त्म हो। साथ साथ में देश का, जैसे पहले कर्नल शैलेंद्र ने बताया था, मेरा भी मानना है कि देश के हर नागरिक को एक सैनिक की तरह सोचना चाहिए, सिक्योरिटी माइंड होना चाहिए। कहीं कोई देखे, जैसे पहले आप देखिए 2-3 साल पहले एक यूट्यूबर पाकिस्तान से आ गई थी, गाँव में रही थी, मैं तो उनका नाम भी नहीं जानना चाहता, तो वो रही, लेकिन गांव वालों को पता है, किसी ने नहीं बताया। फिर बाद में ब्लेम आ रहा है जी सीमा पे नहीं रोका, चेक कैसे आ गई, नेपाल से आ गई, कैसे आ गई है। तो मतलब सब जगह उन पे आपने क्या किया, गांव के लोगों ने क्या किया, ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होती है। तीसरी बात जो पाकिस्तान, जैसे मैंने किया था, कोमोडोर बैल बता रहे थे कि मैं जब कश्मीर में था, मेरे तरफ अगर कोई मिलिटेंट एक्टिविटी होती थी तो मैं पाकिस्तान की पोस्ट को तोड़ देता था, उनके एक दो मारते थे। वो सफ़ेद झंडा लेके आते थे कि जनाब ये क्यों कर रहे हैं आप, हमने क्या किया। तो मैं कहता था ये जो पीछे मेरे तरफ में अगर कोई ऐसा एक्टिविटी हो, एक दिन रॉकेट लगा के चले गए थे, 16 रॉकेट मेरी पोस्ट की तरफ, तो मैंने अगले दिन ठोक दिया उनको। तो मैं कहा अगर ये हुआ दोबारा तो मैं उनके पीछे जंगल में नहीं भागूंगा, मैं तुम्हें ख़त्म करूँगा। और वही हुआ, उसका असर ये हुआ। यही पॉलिसी मैं आज कह रहा हूँ कि आज जब तक पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के चीफ, एयर चीफ, आईएसआई चीफ, इनको खतरा नहीं होगा, इनके दिल में खौफ नहीं पैदा होगा, तब तक ये चीज़ चलती रहेगी। वो कहना कि क्योंकि उनके लिए डिस्पोजेबल है, मसूद भी मर गया, उनको क्या फ़र्क पड़ता है, दूसरा खड़ा कर देंगे, एक 4 मिलिटेंट मर गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर उनके दिल में जब तक खौफ नहीं पैदा होगा तब ये कार्रवाई चलती रहेगी। ये अगली पॉलिसी है। साथ साथ में इंटरनेशनल कमेटी को हमने पकड़ना है कि ये जो देखिए किस तरह की कार्रवाई हो रही है। जो आज पाकिस्तान को IMF सपोर्ट दे रहा है, जो उनको पैसा मिल रहा है, उसका खर्चा कहाँ है, क्या अकाउंटेबिलिटी है उसकी। पूरा पैसा जो आवाम के ऊपर खर्च करना चाहिए वो आतंक के ऊपर खर्च कर रहे हैं। वहाँ की आवाम के लिए भी मैं ये मैसेज है कि आप सवाल पूछिए अपने आकाओं से कि आज हम गरीबी में मर रहे हैं, आज देश की जो हालत है इसके लिए जिम्मेदार कौन है। इसके जिम्मेदार वहाँ के फौजी अफसर हैं, उनके जिम्मेदार पॉलिटिशियन है। और जब मैं कई बार विदेशों में या कई जगह पाकिस्तानी मिलते हैं, वो यही कहते हैं कि जनाब हम भी भारत के जैसे होते अगर हमारे फौजी और हमारे पॉलिटिशियन ठीक होते। सर अब देखिए ना बहल सर, अभी हमारे देश में जितने भी नेता हैं, हमारे देश की जो लीडरशिप है वो सिर्फ इतना कहती है कि हम गुनहगारों को ढूंढ कर मारेंगे। हम ये कहते हैं कि जहां भी छुपे हैं हम उन पर कयामत बरसाएंगे। आज जो पीएम ने कहा वो भी यही कहा कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब यहाँ किसी देश का नाम तो ले नहीं रहे, बिल्कुल नहीं। लेकिन जब बौखलाहट दूसरे देश में सुनाई पड़ती है तो समझ में आता है वही चोर की दाढ़ी में तिनका। बिल्कुल। शहबाज शरीफ क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि ये पूरी जो इस्लामाबाद कोर्ट की जो हरकत थी, जो एक्सप्लोजन वहां पे हुआ, वहां पे भी 12 लोग मारे गए हैं, वो भारत ने कराई है। अरे टीटीपी ने तो ऑलरेडी उसका क्रेडिट ले लिया है, अब भारत का नाम बीच में क्यों डाल रहे हो। और दूसरी चीज आ जाती है कि हमारे जो लीडर्स हैं वो हमारे जनता के बारे में चिंता करते हैं। वो पहले आते अपने घायलों को देखते हैं, और आपके प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, दूसरे देश के ऊपर। क्यों? क्योंकि आपके मन में चोर है।
आप जानते हैं कि ये काम जो है आप ही ने किया है, और उससे पहले कि हम कोई रिएक्शन करें आप दुनिया को कह रहे हो कि हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बता दिया है कि हम टेररिज्म। और इसमें दोगला रोल देखिए आप यूएस का। उनके लिए तो वो कहते हैं ये टेररिस्ट एक्टिविटी थी और हम उनके साथ हैं, ये बोला यूएस की पहली जो स्टेटमेंट आई और कुछ घंटों के अंदर ही आ गई। हमारी एक दिन के बाद आई और उसमें उन्होंने टेररिज्म का वर्ड ही नहीं लिखा, कहीं बोला भी नहीं है, और सिर्फ ये चीज कही है कि ये जो आतंकी हमला भी नहीं बोला। उन्होंने कहा है कि जो एक्सप्लोजन हुआ है वो एक्सप्लोजन के वो सहानुभूति है उनकी लोगों के साथ। तो इसमें तो कोई भी उन्होंने चीज ऐसी नहीं बोली जो भारत को एक टेररिस्ट विक्टिम की तरह दिखाती है। तो यानी कि अमेरिका के लिए भी दो टाइप के टेररिस्ट है, अलकायदा है तो ठीक है वो टेररिस्ट है, आईएसआईएस है तो वो टेररिस्ट है, पर आईएसआईएस और अलकायदा को पनाह किसने दी थी? उसी पाकिस्तान ने। और पहले टर्म के अंदर ट्रंप ने क्या बोला था कि पाकिस्तान प्रोवाइड सेफ हेवन टू टेररिस्ट। अब वो कैसे भूल गए? आखिरी चीज मैं कहना चाहता हूं, इस समय हमें बहुत जरूरत है कि हमारे देशवासी जो हैं सतर्क रहें। ये बहुत जरूरत है कि जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है वो कोई ना कोई लोकल सपोर्ट के बिना नहीं हो सकती। लॉजिस्टिक सपोर्ट, खाना पीना उनको चाहिए होता है, एक जगह पनाह लेनी चाहिए होती है। आप रिस्पॉन्सिबल हैं कि आपको कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी दिखती है काम होना शुरू हो तो गया है। लोकल पुलिस को इन्फॉर्म बिल्कुल सर, इन तमाम चीजों पर काम हो रहा है। हमारी एनआईए इस वक्त जांच कर रही है। हमारी थोड़ी देर में महत्वपूर्ण बैठक शुरू होने जा रही है कैबिनेट की। उस बैठक से कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है और एक के बाद एक खुलासे किए जा रहे हैं, परत दर परत खुलासे हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ पर आकर हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि भारत अब क्या करने जा रहा है।